पॉइंट है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। किसकी प्रॉपर्टी? आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी करेंगे। हमारा फर्स्ट है फिजिकल नेचर। इसमें क्या है? दे आर सॉलिड एंड हार्ड। जो आयनिक कंपाउंड है ना वो सॉलिड भी हो सकता है और हार्ड भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो हमारा आयनिक कंपाउंड है ना उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होगा एंड जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा? हाई होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा सोल्यूबिलिटी। क्या है? सोल्यूबल इन वाटर बट नॉट इज केरोसिन एंड पेट्रोल। जो हमारे वाटर के सॉल्यूशन होते हैं उसमें तो हमारा वाटर सोल्यूबल होगा, मतलब आसानी से घुल सकता है। एंड जो हमारे पदार्थ हैं, ठीक है, कौन कौन से? केरोसिन और पेट्रोल, इसके अंदर ये सोल्यूबल नहीं हो सकते, ठीक है। अगला है हमारा कंडेंसेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? दी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्डन स्टेट एंड सॉल्यूशन फ्रॉम बट नॉट इन ए सॉलिड स्टेट। जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या करती है? मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक कन्वर्ट हो सकती है या नहीं हो सकती, मतलब ये कंडक्ट मतलब गुड इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसने क्या बता रखा है? जो मोल्डन स्टेट है ना उसके अंदर तो ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से चली जाएगी, मतलब ट्रांसफ़र हो जाएगी। और जो सॉल्यूशन है उसके अंदर भी क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। बट जो सॉलिड स्टेट है ना उसके अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी, मतलब बट नॉट इज ए सॉलिड स्टेट, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सॉलिड स्टेट में ट्रांसफ़र नहीं जाएगी, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक। ये है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो मॉडर्न स्टेट है ना वो क्या होती है? मतलब पिघली हुई स्टेट। ओके, जो पिघली हुई स्टेट है ना वो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आसानी से ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। और सॉल्यूशन भी आसानी से ट्रांसफ़र हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, बट जो सॉलिड स्टेट है वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों अकरेंस ऑफ मेटल। अकरेंस क्या होते हैं? मतलब जो मेटल कैसे बनता है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप बहुत ध्यान से सुनना, ये आगे आपको काम आएगा। फर्स्ट पॉइंट है हमारा मिनरल्स। क्या होते हैं? द एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स, ठीक है। मिनरल एक ऐसा कंपाउंड या एक ऐसा एलिमेंट होता है जो नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट, मतलब पृथ्वी की सतह या पृथ्वी के अंदर से जो हमें मिनरल्स मिलते हैं उसको हम कहते हैं मिनरल्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ओक्रस। क्या होते हैं? मिनरल्स दैट कंटेन वेरी हाई percentage of particular metal and metal can be the profitably extracted from each minerals are called ores, ठीक है। क्या होते हैं ओर्स? एक ओर्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? मेटल, ठीक है। ओके, मेटल को हम कैसे कर सकते हैं जिससे ओर्स की क्वांटिटी कम हो जाए, मतलब ओर्स से जो पॉइंट है हमारा ओर्स क्या होता है, ठीक है। मिनरल्स दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल, ठीक है। जो हमारे मिनरल्स होते हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हमारा मेटल, ठीक है। मेटल को हम इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हमारे ओर्स के अंदर से क्या निकल जाए? मेटल, ठीक है। उसको हम कहते हैं ओर्स। नेक्स्ट है हमारा गैंग। गैंग क्या होता है? गैंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको समझनी पड़ेगी, ये आगे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। गैंग, बार बार ये वर्ड आएगा, गैंग गैंग गैंग, ओके। बहुत सारी मात्रा में हमें क्या मिलता है? इम्प्योरिटीज़ मिलती हैं, ठीक है, जिससे हमें गैंग के अंदर इसकी आवश्यकता नहीं होती, मतलब इसकी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। जैसे सॉइल और सैंड, मतलब रेत और मिट्टी जो हमारे अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं उसको हम कहते हैं इम्प्योरिटीज़, जिसको हमें गैंग के अंदर इसकी आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। जो हमारे अर्थ क्रस्ट जो हमें मेटल की एक फॉर्म बनाते हैं या मेटल हमें देते हैं वो होते हैं ओर्स प्लस में गैंग, ठीक है। ओर्स प्लस में गैंग ये कहाँ से आया है? ये अर्थ क्रस्ट से आया है, ठीक है। समझ में आया? यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो मॉडर्न स्टेट है ना वो क्या होती है? मतलब पिघली हुई स्टेट, ओके। जो पिघली हुई स्टेट है ना वो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आसानी से ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। और सॉल्यूशन भी आसानी से ट्रांसफ़र हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, बट जो सॉलिड स्टेट है वो ट्रांसफ़र नहीं होगा।
तो फ्रेंड्स अब हम करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स। जो ओर्स होते हैं ना उसको हम मेटल की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। उसको कन्वर्ट करने से हमें ये 3 स्टेप करने पड़ेंगे, 1 बाय 1 हम ये स्टेप करेंगे, ठीक है। मैं आपको एक यह बात बता देता हूँ कि जो ओर्स होते हैं ना वो अकेले नहीं होते, ठीक है। ओर्स को हम इस लायक बनाएंगे कि वो मेटल की फॉर्म में क्या हो, कन्वर्ट हो, ठीक है। जो ओर्स होते हैं ना वो ओर्स प्लस में क्या होते हैं, गैंग, ठीक है। गैंग क्या होते हैं, ये इम्प्योरिटीज़ होते हैं जो मैंने आपको पीछे बताया था, ठीक है। इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो ये गैंग हट के क्या हो जाएगा, ओर्स किसके साथ रिएक्शंस करेगा, मेटल के साथ, ठीक है। ये दोनों मिलके फिर क्या करेंगे, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। रिफाइनिंग्स क्या होता है, एप्रिशिएट प्रॉपर्टी बनाएंगे किसी मेटल की, ठीक है। उसको हम 1 बाय 1 फॉलो करेंगे इन स्टेप को, ठीक है। फर्स्ट स्टेप करते हैं हम, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग गैंग फ्रॉम ओर्स, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो किसको रिमूविंग कर देता है, गैंग को, उसे किस में से, ओर्स में से, ठीक है। जो गैंग होता है ना वो हमारी इम्प्योरिटीज़ होती है, पीछे मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसको हमें हटाना है किसके अंदर से, ओर्स के अंदर से, ओके। इसमें कुछ मेथड आते हैं, यूजेज आते हैं, वो हम 1 बाय 1 इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट यूज़ है या फर्स्ट मेथड है या फर्स्ट टेक्निक्स है वो है हमारा जो हमारा मेथड है वो है हमारा हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशंस, फोर्थ फ्लोटेशंस और केमिकल सेपरेशन। इसको हम लीचिंग भी कह सकते हैं। हम फर्स्ट करेंगे हाइड्रोलिक वॉशिंग, ठीक है। हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है हाइड्रोक्यूलिक वॉशिंग। इसमें क्या बताया है कि इन द प्रोसेस ऑफ क्रस्ट ओर्स वॉश्ड बाय द वाटर स्टीम, ठीक है। इसमें जो ओर्स हैं, जो गैंग्स हैं, जो हमें अर्थ क्रस्ट से मिला है उसको हम पानी के साथ स्टीम करेंगे, मतलब साफ़ करेंगे, ठीक है। और इसमें एक चीज़ बताई गई है, जो ओर्स है ना उसकी जो डेंसिटी होती है वो हमेशा हाई होती है, किससे, गैंग से, ठीक है। जो गैंग्स के जो पार्टिकल होते हैं ना वो वाटर के साथ बह जाते हैं। क्यों बह जाते हैं, क्योंकि गैंग की जो पार्टिकल जो डेंसिटी होती है ना वो लो होती है, वो पानी के साथ बह जाते हैं। बुक में आपको स्ट्रक्चर बनाए दिया जाएगा, उससे आप देखोगे, मैं यहाँ आपको समझा दूंगा कि कैसे बह गया गैंग पानी के अंदर। क्यों बह गया, क्योंकि इसकी पार्टिकल जो इसकी क्षमता है ना वो वेरी लो है, उसी के कारण वो गैंग पानी के साथ बह गया, ठीक है। जो ओर्स है ना उसको हम थिन या लीड्स भी कह सकते हैं, लीड्स भी कह सकते हैं। हाइड्रोक्यूलिक वॉशिंग से हम इसको साफ़ किया जा सकता है, ठीक है। और इसको एक यह ओर्स जो है ना वो गोल्ड रिफाइनिंग का भी काम करता है, ठीक है। जो हमारी रेत है, जो हमारी मिट्टी है, जो हमें अर्थ क्रस्ट से मिली है, उसको साफ़ करने के लिए, उसकी इम्प्योरिटी को हटाने के लिए इसका यूज़ किया गया है। ये है हमारा हाइड्रोक्यूलिक वॉशिंग। अब हम करेंगे सेकंड पॉइंट। हमारा सेकंड पॉइंट है मैग्नेटिक सेपरेशंस। इसमें क्या किया है, दिस मेथड वर्क ऑन मैग्नेटिक प्रिंसिपल, दिस मेथड अप्लाई देन और एंड गैंग पार्टिकल हैव डिफरेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। जो हमारा क्या है मैग्नेटिक सेपरेशंस में, यह एक मैग्नेटिक प्रिंसिपल है, ठीक है। उसके अंदर क्या अप्लाई किया गया है, और गैंग और उसके पार्टिकल्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो किए जाने चाहिए। इन दोनों में से कोई भी, मतलब इन दोनों गैंग और ओर्स में से कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बनाएगा, ठीक है। जो ओर्स होते हैं ना वो ज़्यादातर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की ओर खींचे चले जाएंगे, जो गैंग है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की तरफ कम खींचे जाएंगे, ठीक है। बुक में इसका आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाई दिया होगा कि जो गैंग और ओर्स है ना उसको दोनों मिलाकर एक पाउडर बनाएंगे, ठीक है। जो पाउडर एक तरफ हो जाएगा और एक पाउडर उसकी मैग्नेटिक में चिपका रहेगा। जो चिपका रहेगा वो तो होते हैं हमारे ओर्स, ठीक है। और जो बाहर निकल जाएंगे उसको कहते हैं हम गैंग पार्टिकल्स, ठीक है। ओर्स से बहुत सारे चीज़ बनी रहती है जो मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। जैसे
मैग्नीटाई, क्रोमेटाई और मैग्नीज। ठीक है, ये और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो मैग्नेटिक सेपरेशंस में यूज किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्रॉथ फ्लोटेशंस क्या होते हैं। इट इज़ ए प्रोसेस फॉर सेपरेटिंग हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक मटेरियल। यह एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर दो चीज़ पाई जाती हैं, एक या दो चीज़ मटेरियल होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? एक तो होता है हमारा हाइड्रोफोबिक और एक होता है हाइड्रोफिलिक। ये क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक तो होते हैं जिसके अंदर वाटर मिक्स नहीं होता, और जो हाइड्रोफिलिक होते हैं जिसके अंदर वाटर मिक्स होते हैं। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ और प्लस में गैंग। ठीक है, जो हाइड्रोफोबिक होते हैं वो होते हैं हमारे ओर्स। ठीक है, जो गैंग होते हैं वो होते हैं हमारा हाइड्रोफिलिक। ठीक है, ओर्स में तो क्या होता है? वाटर मिक्स नहीं होता, और जो गैंग में गैंग क्या होता है? जो जिसके अंदर वाटर मिक्स होते हैं उसको हम कहते हैं फोर्थ फ्लोटेशंस। बच्चों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल रिफिलिंग एंड लीचिंग। ठीक है, ये क्या होता है? ये केमिकल इक्वेशंस होती है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? जो ओर्स होते हैं ना वो सोल्यूबल होते हैं, और जो गैंग होते हैं वो इनसोल्यूबल होते हैं। किसकी फॉर्म में? केमिकल फॉर्म में। ठीक है, जो ओर्स होते हैं ना इसकी जो डेंसिटी होती है ना मॉलिक्यूल के साथ या वाटर के साथ, किसी के साथ उसकी डेंसिटी हाई होती है। जो गैंग क्या होता है? इम्प्योरिटी, गैंग को ख़त्म करना, मतलब हमें इम्प्योरिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। किसके थ्रो? ओर्स के थ्रो। ठीक है, जो गैंग की डेंसिटी होती है वो लो होती है। ओके, इसमें क्या बताया गया है कि जो केमिकल की फॉर्म में जो ओर्स होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं, और जो गैंग होते हैं वो इनसोल्यूबल होते हैं। ठीक है, लीचिंग इज़ ए डन इज़ ए प्रेशर सिलेंड्रिकल वीजल। जो लीचिंग को हम जब सिलेंड्रिकल वीजल से किया जाता है तो वह बहुत उसको प्रेशर दिया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर से। ठीक है, और कन्वर्ट इनटू या इनटू भी कह सकते हैं मेटल सोल्ट। ठीक है, और में क्या मिलाया जा सकता है? मेटल सोल्ट कन्वर्ट किया जा सकता है। इसमें एक एग्जांपल दिया गया है ZnS प्लस O2, मतलब ऑक्सीजन के फॉर्म में H2SO4 जब रिएक्शंस बनाएंगे तीनों मिलकर तो क्या होगा? ZnSO4 मतलब ये मेटल की सोल्ट है। ठीक है, प्लस में H2O वाटर और प्लस में S जो कि गैस है। ठीक है, ये एक केमिकल रिफिलिंग के द्वारा इसको किया जा सकता है, मेटल सॉल्ट। ठीक है, ये मैंने और ले लिया। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया? मेटल की फॉर्म में सॉल्ट बन गया। अब आ गया स्टेप नंबर 2, एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन द रिएक्टिविटी एंड एक्टिविटी सीरीज़। ठीक है, जो हमारी रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज़ होती हैं वो क्या करती है? मेटल लो, मतलब सबसे नीचे वाले एलिमेंट्स को हमें क्या करना है? लो करना है। ठीक है, उसका जो मेटल होता है ना वो लो होता है। सबसे नीचे वाले एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। ओके, ये जो दो एलिमेंट्स हैं ना ये सबसे नीचे पाए गए हैं। ठीक है, जो इनका मेटल होता है ना वो लो क्वांटिटी में होता है। ठीक है, आगे क्या करता है? दीज मेटल आर नॉन रिएक्टिव। जो इसके मेटल होते हैं ना वो ना के बराबर रिएक्ट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई भी मेटल ना के बराबर होता है। द ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल कैन बी रिड्यूस बाय हीटिंग। क्या करता है? रिड्यूस बाय हीटिंग। हमारे क्या है? जो भी ऑक्साइड या इसको हम क्या बोल सकते हैं? सल्फेट्स भी बोल सकते हैं या ऑक्साइड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, हमें उसको ज़्यादा हीट नहीं करना। ठीक है, मेटल्स कैन बी रिड्यूस बाय हीटिंग, मतलब कम से कम हीट करना है। ठीक है, ज़्यादा हीट नहीं करना, कम हीट में भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ले लिया इसने Hg एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम HgS। ठीक है, मतलब Hg क्या होता है? हमारा मरकरी होता है। ठीक है, जो हमारा सीना बार होता है ना वो होता है हमारा मरकरी सल्फेट। ठीक है, उसको हम ओर्स कहते हैं, और ओर्स जो होता है वो हमारा सीना बार होता है। ठीक है,
जो हमारा मरकरी सल्फेट है ना, उसको हम मरकरी में कैसे एक्सट्रैक्ट करें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ ले लिया इसने Hg+ में ऑक्सीजन, ठीक है। जब ये दोनों मिलकर रिएक्शंस बनाएंगे तब क्या होगा, HgO+ में SO2 सल्फ़र डाइऑक्साइड, मरकरी ऑक्साइड बनेगा और सल्फ़र डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। अब जब हम ऑक्सीजन्स को हीट करेंगे, ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट ये बनेगा, ठीक है। यहाँ अब क्या करना है, हम मरकरी को ज़्यादा से ज़्यादा हीट करेंगे, ठीक है। मरकरी ऑक्सीजन्स को हीट करेंगे ज़्यादा, तो इसमें से क्या निकल जाएगा, ऑक्सीजन्स जो है ना वो बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। क्या निकल जाएंगे, बाहर। मरकरी पहले आ जाएगा और ऑक्सीजन है वो बाहर चले जाएगा, ठीक है। ये है हमारा एक्सट्रैक्टिंग मेटल लॉ इन द रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज़, ये हमारी सीरीज़ है। में हम एक केस और ले लेते हैं, Cu2S, मतलब क्या हो गया, ये कॉपर सल्फेट कैन बी द ऑब्टेन। जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब इसको हीट करेंगे, किसको हीट करेंगे, कॉपर सल्फेट को हीट करेंगे, तो इसमें क्या निकल जाएगा, कॉपर ऑक्साइड तो आ जाएगा और निकल क्या जाएगा, सल्फेट ऑक्साइड, मतलब सल्फ़र ऑक्साइड जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। अब जब हम कॉपर ऑक्साइड प्लस में कॉपर सल्फेट को दोनों को हीट करेंगे तो इसमें से कॉपर अलग हो जाएगा और SO2 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, मतलब इसमें से निकल जाएगा। जब इन दोनों को हम हीट करेंगे, ठीक है, कॉपर सल्फेट के प्रेजेंस में जब हम हीट करेंगे तो कॉपर अलग हो जाएगा और SO2 अलग हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सट्रैक्टिंग मेटल मिडल। उससे पहले हमने क्या किया था, मेटल लो, अब इसमें क्या आ गया, मिडल इन द रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज। सबसे पहले हम देखेंगे जो मेटल्स है ना, वो मिडल्स में कौन कौन से मेटल आते हैं। एक तो आता है हमारा जिंक, ठीक है, एक आता है हमारा आयरन, ठीक है, Fe, और एक आता है हमारा Pb, मतलब लीड। दिस मेटल यूजली प्रेजेंट हैज़ सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स, ठीक है। ये एक दो फॉर्म में पाए जाते हैं, किनके, जो ये जो मिडल होते हैं ना वो दो फॉर्म के रूप में काम करते हैं। कौन कौन से फॉर्म में रूप काम करते हैं, एक तो होता है हमारा सल्फाइड और एक होता है हमारा कार्बोनेट्स। ये दो एक ऐसे मेटल्स हैं जो इनके द्वारा काम किया जा सकता है, ठीक है, इनके द्वारा क्या किया जा सकता है, काम किया जा सकता है। अब हम ये देखेंगे कि जो सल्फेट है वो मेटल ऑक्साइड कैसे बनाएगा, ठीक है, और जो हमारा कार्बोनेट्स है वो मेटल ऑक्साइड कैसे बनाएगा, ठीक है। अब हमें ये देखना है, पॉइंट है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल सल्फाइड्स ओर्स। क्या करेगा, जब सल्फाइड्स और मेटल ऑक्साइड के साथ एक्सट्रैक्ट करेगा, उस एक्सट्रैक्ट्स को हम कहेंगे रोस्टिंग, ठीक है। द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड। जब क्या करेगा, जब सल्फाइड ओर्स मेटल ऑक्साइड को कन्वर्ट करेगा बाय हीटिंग स्ट्रांगली, मतलब बहुत ज़्यादा हीट के साथ, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन्स, मतलब एयर की प्रेजेंस में मेटल ऑक्साइड को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, ठीक है। इसका एग्जांपल ले लिया मैंने, जिंक सल्फेट प्लस में ऑक्सीजन, मतलब कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बहुत ज़्यादा हीट करेगा तब क्या बनाएगा, ये जिंक ऑक्साइड प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड इसमें से रिमूव हो जाएगा, मतलब ये निकल जाएगा। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन फॉर द मेटल कार्बोनेट्स ओर्स, ठीक है। जो हमारे मेटल ऑक्साइड है ना वो कार्बोनेट्स ओर्स में कैसे एक्सट्रैक्ट करेगा, उस एक्सट्रैक्ट्स को हम क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कैल्सिनेशंस, ठीक है। ये क्या होता है, द कार्बोनेट्स ओर्स आर द चेंज इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन एब्सेंस या लिमिटेड ऑक्सीजन। जब हम कोई मेटल ऑक्साइड को कार्बोनेट्स ओर्स में जब चेंज करेंगे बहुत ज़्यादा हीट के साथ, तो उसके अंदर या तो कोई एब्सेंस, मतलब कोई भी नहीं होना चाहिए क्या, मेटल, या उसमें
लिमिटेड ऑक्सीजन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया यहाँ जिंक कार्बोनेट्स, जब ये हीट करेगा तो इसमें से क्या होगा, जिंक ऑक्साइड प्लस में CO2 निकल जाएगा। ठीक है, ये था हमारा मेटल कार्बोनेट्स ओर्स। नेक्स्ट पार्ट है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल्स। ठीक है, इससे पहले हमने क्या किया था, जो एक्सट्रैक्शन था ना कार्बोनेट्स का और सल्फाइड्स का, उसमें से जब हमने हीट करके क्या निकला है हमारा ZNO। अब इसमें क्या बताया है, उसी द्वारा रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, मतलब जो भी हमारा कोई कंपाउंड होगा, जैसे ये ZNO कोई कंपाउंड है, उसमें से हमें क्या करना है, ऑक्सीजन्स को क्या करना है, रिमूव करना है, उसको हटाना है। रिडक्शन मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बता दिया था कि क्या होता है, मैं फिर से बता देता हूँ। इट मीन्स रिमूविंग फॉर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए कंपाउंड। जो हमारा कोई कंपाउंड है, इसमें से क्या रिमूव कर देंगे हम, ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे। ठीक है, आगे हमारा रिडक्शन, वी यूज सम रिडक्शन एजेंट। जो हमारे रिडक्शन यूज़ होते हैं ना, उसको हम एक रिडक्शन एजेंट भी कह सकते हैं। हमें रिएक्शंस बनाने के लिए, मतलब ऑक्सीजन को हटाने के लिए हमें रिडक्शन एजेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। जो हमारे रिडक्शन एजेंट है वो कौन कौन से हैं, एक तो कार्बन, एक होता है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, एक होता है हमारा हाइड्रोजन। यहाँ जो कार्बन है ना, उसको हम कोक भी कह सकते हैं। ठीक है, कार्बन को हम कोक भी कह सकते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ एक रिएक्शंस ले ली, ZNO मतलब जिंक ऑक्साइड प्लस में कार्बन। ठीक है, जब ये रिएक्ट होके दोनों, तो क्या बनाएगा, जिंक प्लस में मोनोऑक्साइड, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये क्या कर दिया, यहाँ भी ZNO है और यहाँ भी ZN है। यहाँ ZN मतलब हमें क्या मिल गया, यहाँ मिल गया हमें बहुत बढ़िया मेटल मिल गया। ठीक है, सबसे पहले हमने जिंक जो है हमारा मेटल, वो हमें प्योर मेटल मिल गया। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, इनका हमारा हो रहा है रिडक्शन। ये दोनों आप एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिडक्शंस का काम कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हमारा था रिडक्शंस ऑफ मेटल ऑक्साइड ऑफ मेटल्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सट्रैक्शन मेटल टॉप। हमने मिडल वाला कर लिया, हमने लो वाला कर लिया, अब हम करेंगे मेटल टॉप वाला इन एक्टिविटी सीरीज़ या रिएक्टिविटी सीरीज़। ठीक है, इन दोनों की सीरीज़ करेंगे मेटल टॉप वाली। फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल टॉप कौन कौन से आते हैं, Na, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ठीक है, ये आते हैं सबसे ऊपर, मतलब टॉप पोजीशंस पे। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, दीज मेटल आर हाईली रिएक्टिव। जो हमारे जो मेटल है ना, वो बहुत हाईली प्रोडक्ट के होते हैं, हाईली मेटल होते हैं। ठीक है, दीज आर नॉट रिड्यूस विद रिड्यूसिंग एजेंट। टॉप मेटल्स को हम ना ही रिड्यूस किया जा सकता है और ना ही रिड्यूसिंग एजेंट इसके थ्रू किया जा सकता है। ठीक है, जो हमारे टॉप मेटल्स होते हैं ना, उसको हम रिड्यूस नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दीज मेटल आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रिसिटी रिड्यूशन फ्रॉम दीज मोल्टन स्टेट। जो हमारा मेटल है ना, जब मेटल को जब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तब क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी रिड्यूशन, मतलब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी और उसको रिड्यूस किया जाएगा मॉडर्न स्टेट के द्वारा। मॉडर्न स्टेट मतलब मैंने आपको पहले बताया था, मॉडर्न स्टेट मतलब होता है पिघली हुई स्टेट। ठीक है, जो हमारी पिघली हुई स्टेट है वो क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी से गुजरकर रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, उसे हम कहते हैं एक्सटेंशन मेटल टॉप इज एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल है हमारा Na फ्रॉम NaCl। जब सोडियम क्लोराइड में जब चेंज होगा, सोडियम क्लोरीन में जब चेंज होगा तो क्या फॉर्म बनेगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं मेटल डिपॉजिट कठोर। जो हमारे मेटल होता है ना, ये वाले जो नेगेटिव साइन होता है ना, ये हमारा मेटल होता है। नेगेटिव के अंदर हमारा डिपॉजिट होता है क्या, मेटल इसके अंदर भरा जाता है। ठीक है, क्यों भरा जाता है, क्योंकि नेगेटिव पर हमेशा डिपॉजिट होता है, पॉजिटिव पर नहीं होता। ठीक है, एंड मेटल जो बढ़िया वाला मेटल जो है ना, वो इसके अंदर क्या हो जाएगा, भर जाएंगे। एंड दूसरा है हमारा क्लोरीन
इसको हम नॉन मेटल भी बोल सकते हैं एट एनोड। जो हमारे क्लोरीन है ना वो पॉजिटिव थ्रो में पाए जाते हैं, पॉजिटिव रोड में पाए जाते हैं, ठीक है। ओके, मैं एक ये बॉक्स डायग्राम बना दिया है, ठीक है। अब सोडियम क्लोराइड को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? जब सोडियम क्लोराइड जब एक्सट्रैक्ट होके इसमें भर जाएंगे तो क्या होगा? मैंने यहाँ दो रोड ले लिए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। हमेशा आप ध्यान रखना, जब पॉजिटिव नेगेटिव रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, नेगेटिव करके तो नेगेटिव में तो कैथोड आता है और पॉजिटिव में एनोड आता है, ठीक है। क्या होगा जब इन दोनों की बॉन्डिंग टूटेगी तो हमें क्या मिलेगा? Na पॉजिटिव मिलेगा। क्यों मिलेगा? आपको पता है, क्योंकि जो Na पॉजिटिव होता है ना ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ठीक है। तब हम कहते हैं Na पॉजिटिव। और Cl क्या होता है? Cl मतलब लेने वाला। जब इलेक्ट्रॉन इसके पास देने की क्षमता नहीं होती है ना तो ये लेने की क्षमता रखता है नेगेटिव, तब इस पे नेगेटिव चार्ज लगता है, ठीक है। आया कुछ समझ में आपको? जो हमारा Na पॉजिटिव है ना वो ही नेगेटिव कैथोड के अंदर डिपॉजिट होगा इसी के अंदर मेटल, पॉजिटिव वाले के अंदर नहीं होता, ठीक है। क्योंकि जो पॉजिटिव होता है ना Na पॉजिटिव वो देने की क्षमता रखता है, ठीक है। जो Cl नेगेटिव हो ना वो देने की क्षमता नहीं रखता, मतलब लेने की क्षमता रखता है। तो मेन टॉपिक अपना ये है, जो हमारा सोडियम है ना वो मेटल के कैथोड में डिपोजिट हो जाएगा, और जो हमारा क्लोरीन है ना वो एनोड में डिपोजिट हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन इज ए नॉन मेटल होता है। मतलब ये कहना क्या चाहता है, जो सोडियम है ना Na पॉजिटिव वो देने की क्षमता रखता है, और जो हमारा क्लोरीन है ना नेगेटिव वो लेने की क्षमता रखता है। इसी कारण ये एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया गया है, ओके। दो स्टेप पूरे कर चुके हैं, फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप, ठीक है। अब हम करेंगे थर्ड स्टेप। स्टेप 3 है हमारा रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, ठीक है। जो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स है ना वो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस है ना वो मेटल रिफाइनिंग के प्रोसेस से हम जो काम करेंगे उसको हम कहेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, ठीक है। उससे पहले मैं एक डायग्राम बनाया हुआ है मैंने, उसके थ्रू हम इसको समझेंगे कि रिफाइनिंग ऑफ मेटल को रिफाइनिंग कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ एक एग्जांपल ले लेता हूँ कॉपर का, उसी के द्वारा हम समझेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ ले ली एक कॉपर की प्लेट या वायर, ठीक है, मतलब पतली वायर ली है मैंने यहाँ कॉपर की, ठीक है। और एक मैंने उसको जो हम नेगेटिव कहेंगे और उस पर जो चार्ज होगा वो होगा नेगेटिव और ये कहलाएगा कैथोड, ठीक है। और एक मैंने ले ली कॉपर की जिसको हमने रिफाइनिंग करना है, ठीक है, वो ले लिया मैंने एक प्लेट, ठीक है। उसके ऊपर लगेगा पॉजिटिव जो होगा एनोड, ठीक है। अब क्या होगा इसके अंदर, एक मैंने पतली रोड ले ली, एक मैंने मोटी रोड ले ली। ये क्यों ली है ये आपको आगे पता चलेगा। और मैंने एक इसके अंदर सॉल्यूशन डाल दिया। मैंने यहाँ कॉपर लिया है तो कॉपर का ही सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। मैंने यहाँ ले लिया कॉपर सल्फेट ले लिया, ठीक है, कॉपर सल्फेट ले लिया, इसका हमने सॉल्यूशन डाल दिया। यहाँ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मैंने यहाँ डाल दिया। अब क्या करेगा, यहाँ जब मैं इस स्विच को ऑन करूँगा तो इलेक्ट्रिसिटी होने लग जाएगी। क्या होने लग जाएगी? इलेक्ट्रिसिटी होने लग जाएगी। जब इलेक्ट्रिसिटी होने लग जाएगी तब ये एनोड पे कुछ इफ़ेक्ट पड़ेगा। मतलब क्या होगा, जैसे कि यहाँ कॉपर ले लिया मैंने, ठीक है। जब ये कॉपर होगा तो इसकी ये होता है कॉपर 2 पॉजिटिव, मतलब जो इसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन होती है ना वो 2 पॉजिटिव होती है, और ये ब्रेक कर जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन पर, मतलब जो अपने जो इसके 2 इलेक्ट्रॉन है ना वो लूज़ कर देगा, ठीक है। कॉपर ब्रेक करने के बाद ये बनेगा, तो इस एनोड के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, जो एनोड है ना ये अपने CO2 पॉजिटिव इसके अंदर मिक्स होने लग जाएंगे। किसके अंदर? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस के अंदर मिलने लगेंगे। जब ये मिलेंगे तब क्या होगा, कैथोड की प्लेट पर इसमें से तो CO2 निकलेंगे और जो पहले से जो सॉल्यूशन पड़ा हुआ है ना वो
कैथोड की जो प्लेट है ना उस पे चिपकने लग जाएंगे धीरे धीरे। जैसे जैसे एनोड में CO2 पॉजिटिव निकलेगा वैसे वैसे कॉपर का जो सॉल्यूशन इसमें पहले से है वो कैथोड पे चिपकने लग जाएगा। आगे आपको समझ में, जो कैथोड की जो प्लेट है, जो वायर है, वो तो हो जाएगी मोटी, एंड जो एनोड की जो वायर थी वो हो जाएगी पतली धीरे धीरे। ठीक है, एक्स्ट्रा इसमें और क्या था, जो हमारे इम्प्योरिटीज़ पार्ट होते हैं ना वो एनोड के नीचे क्या हो जाएंगे, एनोड के नीचे इकट्ठा होने लग जाएंगे। ठीक है, इसके नीचे इकट्ठा होने लग जाएंगे। ओके, समझ में आया कुछ आपको? ऐसे ही मैंने इसकी एक थ्योरी लिखी हुई है, वो आप नोट कर सकते हो। मैंने आपको डायग्राम की सहायता से आपको बहुत बढ़िया समझाया है। आई होप आपको पसंद आएगा ये रिफाइनिंग ऑफ मेटल। मैं सिंपल भाषा में ये कह सकता हूँ कि जो हमारा एनोड है ना उसमें से कॉपर 2 पॉजिटिव निकलेगा एंड एनोड की जो वायर है, जो प्लेट है, उसके ऊपर चिपक जाएगा। क्यों चिपकेगा? क्योंकि इसके अंदर जो सॉल्यूशन है ना पहले से, वो जो सॉल्यूशन है ना वो इसके ऊपर चिपकने लग जाएगा। इससे तो बाहर निकलेगा, ठीक है, CO2 पॉजिटिव, और जो कॉपर सल्फेट है ना वो कैथोड पे चिपकने लग जाएगा। एक ये सिंपल भाषा में भी मैंने आपको समझा दिया है। एंड जो हमारे इम्प्योरिटीज़ पार्ट होते हैं ना वो एनोड के नीचे क्या होने लग जाएंगे, जमा होने लग जाएंगे। मैंने इसे दर्शाया है। आपको कुछ समझ में आया? ये था हमारा रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। आगे इसमें एक 2 इक्वेशंस बनती हैं एनोड की एंड कैथोड की। वो इक्वेशंस क्या होती है? एनोड की इक्वेशंस होती है कॉपर जब ब्रेक होगा तब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। ठीक है, जब कैथोड में से CO2 पॉजिटिव जब निकलेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैथोड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एनोड की जो इक्वेशंस बनेगी वो ये बनेगी, एंड जो कैथोड की इक्वेशंस बनेगी CO2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा? ओनली कॉपर। मतलब सिंपल भाषा में आपको मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा एनोड है ना उसमें से निकलकर कैथोड में हमारा डिज़ोल्व हो जाएगा, मतलब इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जो इसके अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेंगे ना वो कैथोड के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्यों हो रहे हैं? ओनली 2 कारण के लिए हो रहे हैं। एक तो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव, जो हमारे ये सिंपल है ना पॉजिटिव नेगेटिव, इन्हीं के कारण ये एनोड जो है ना वो कैथोड में आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप पीछे जाके आप अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि ये जो है ना इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अच्छे से समझो, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है आपको समझ में आएगा। थोड़ा दिमाग पे थोड़ा जोर लगाओ। हमारा कोरिजन, द सरफेस ऑफ सम मेटल्स कोडेड देन दी आर एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम। ये कहना क्या चाहता है कोरिजन ये कहना चाहता है, देखो जब कोई मेटल लंबे समय तक मॉइस्ट एयर, मतलब क्या हो गया, ऐसी एयर जब वाटर पेपर भी हैं, ठीक है, ऐसी एयर जब लंबे समय तक चलती है ना तब क्या होता है? जब होता है कोरिड, मतलब वह गलने लग जाता है। ठीक है, यह उसे हम कहते हैं कोरिजन। इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं। सिल्वर बिकम ब्लैक देन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर। ठीक है, यहाँ आएगा मॉइस्ट एयर। देखो जब सिल्वर ब्लैक कोडिड हो जाती है तब लंबे समय तक क्या होती है? नमी वाली हवा को कांटेक्ट में आ जाती है। उसके कारण क्या होता है? जो ब्लैक कोडिड होता है ना वो एक्सपोज हो जाती है एयर के कांटेक्ट के कारण। नेक्स्ट है हमारा प्रिवेंट्स ऑफ द कोरिजन, मतलब कोरिजन्स को बचाना है हमको। किसको बचाना है? कोरिजन्स को बचाना है। ठीक है, क्या होगा? द कोरिजन्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय द पेंटिंग, ऑयलिंग एंड ग्रेसिंग। मतलब
कोरिजन्स को हम कैसे बचा सकते हैं, उसको ऊपर मेटल के ऊपर पेंटिंग करके या ऑयल लगा के या उसको ग्रेसिंस करके, ठीक है। और उसके कुछ प्रोसेस होते हैं, गैल्विनाइजेशंस, क्रोमी प्लेटिंग, ठीक है, मेकिंग अलॉयज़। जो गैल्विनाइजेशंस होते हैं और क्रोम प्लेटिंग्स होती है ना, वो हम एक ही साथ समझ लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आता है कि गैल्विनाइजेशंस क्या होते हैं। इट इज़ ए मेथड ऑफ द प्रोवेटिंग स्टील एंड आयरन फॉर्म ए रस्टिंग। जो गैल्विनाइजेशंस होते हैं ना, जो स्टील और आयरन क्या करता है, वो गलने लग जाता है, रस्टिंग कर देता है। उसको कैसे बचाता है, कौन बचाता है, गैल्विनेशंस बचाता है। किससे बचाता है, थिंक लेयर ऑफ जिंक, मतलब एक पतली जिंक की जो लेयर होती है ना, वो स्टील और आयरन के ऊपर चढ़ा देता है, ठीक है, वो बच जाता है स्टील और आयरन, ठीक है। उसी तरह ये बच जाता है, ठीक है। अलॉयज़ क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। एक और बात, जो गैल्विनाइजेशंस होते हैं ना, उसके ऊपर तो जिंक की लेयर चढ़ी होती है, ठीक है। जो क्रोम प्लेटिंग होती है ना, उसके ऊपर किसकी लेयर चढ़ी होती है, किसकी, बताओ क्या हो सकती है। 2 मिनट का आपको सोचने का टाइम दे रहा हूँ मैं, बताओ जल्दी बताओ, किसकी प्लेट हो सकती है। इतना समझा दिया मैंने आपको, कुछ तो बताओ। मैं बता देता हूँ, चलो। किसकी चढ़ी होती है, कलोनियम की चढ़ी होती है, ओके। अलॉयज़ क्या होते हैं, इट इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर 2 और मोर मेटल्स नॉन मेटल्स, ठीक है। देखो जो अलॉयज़ होते हैं ना, वो 2 या 2 से ज़्यादा मेटल क्या होता है, उनका मिक्सचर होता है। किसके अंदर, अलॉयज़ के अंदर। मतलब मेटल भी मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, और मेटल नॉन मेटल भी दोनों मिक्स हो जाते हैं। किसके अंदर, अलॉयज़ के अंदर। फॉर एग्जांपल ले लिया अलॉयज़ आयरन। जो आयरन जो होता है ना, आयरन प्लस कार्बन, ठीक है, जो क्या करता है, ये आयरन प्लस कार्बन को ऐड करके कितना प्रतिशत, 0.05%, ठीक है। जो हमारा आयरन होता है ना, वो हार्ड होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो वो अलॉयज़ हो जाता है। अलॉय स्टील मतलब आयरन प्लस निकल, मतलब जो स्टील है ना, वो आयरन प्लस निकल से भी बना होता है, ठीक है, और आयरन प्लस कलोनियम से भी बना होता है, ठीक है। और 1-2 एग्जाम्पल और हैं, ठीक है, वो आप देख सकते हो बुक के अंदर। यहाँ होता है हमारा चैप्टर फिनिश। अब क्या करेंगे, अब इसको समझेंगे, नोटबुक में इसको उतारेंगे, 1 बाय 1 इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, 1 बाय 1 इसको समझते जाएंगे एंड 1 बाय 1 इसको क्या करेंगे, अपनी नोटबुक में उतारते जाएंगे, ठीक है। ये है हमारा चैप्टर 3 मेटल और नॉन मेटल का। इस चैप्टर की एंडिंग हो चुकी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ओके दोस्तों, थैंक यू।